viewers, hopefully you're all enjoying good health. My name is Urwani Sar. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss a topic jurisdiction of Supreme Court. तो आइए सबसे पहले हम आउटलाइन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है और साथ इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में यानी ये पार्ट 1 के अंदर मैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपैलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड रिव्यू जुरिस्डिक्शन, इन 4 जुरिस्डिक्शन को आज के इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगी। और जो बाकी की हैं ये 4 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन, सिविल जुरिस्डिक्शन एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, ये हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसके अंदर इन चीजों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जुरिस्डिक्शन होती क्या है। The authority of a court to hold a trial and decide a case. It is a power of court to adjudicate cases and issue orders. Jurisdiction हम कहते हैं पावर को, jurisdiction से मुराद होता है पावर, authority to hear and decide the case. अब जुरिस्डिक्शन ये है कि किसी भी अदालत के एक मुकदमे को एंटरटेन करने के लिए, मतलब सुनने के लिए जरूरी है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन हो, उसके पास दायरा इख्तियार हो। अगर किसी अदालत के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगी तो वो अदालत उस मुकदमे को रिटर्न करेगी। अगर अदालत रिटर्न नहीं करेगी तो उसका जो डिसीजन होगा वो नल एंड वाइड होगा, कलअदम करार होगा, उस डिसीजन की कोई अहमियत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इस तरह का मुकदमा आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास उस मुकदमे को सुनने की, इंटरटेन करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट पे लाजिम है कि वो उस मुकदमे को रिटर्न करे। अगर वो इस मुकदमे को रिटर्न नहीं करेगी और लास्ट पे जो फाइनल जजमेंट देगी अपनी, वो जजमेंट जो सी होगी वो नल एंड वाइड कंसीडर होगी, उस जजमेंट की कोई अहमियत नहीं होगी। और जुरिस्डिक्शन वो लीगल अथॉरिटी है जिसकी वजह से कोई अदालत किसी भी मुकदमे को सुन सकती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ब्रेक ऑफ फेडरल लॉ गो टू फेडरल कोर्ट, रॉबिंग अ बैंक। मतलब आप अगर कोई भी अगर फेडरल लॉ ब्रेक हुआ है तो फेडरल कोर्ट के पास ही जो है वो जुरिस्डिक्शन है। आपको मतलब जो है वो फेडरल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फेडरल लॉ अगर कोई ब्रेक देता है तो उसकी जुरिस्डिक्शन फेडरल कोर्ट के पास है कि वो इस मुकदमे को, इस ट्रायल को, इस प्रोसीडिंग्स को चलाएगी। देन हम काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन देखते हैं और जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जो आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के साथ डील करता है। कि अब देखते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है क्या। The right to hear the case for first time, decide guilty or not guilty. इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल का मतलब होता है कि जब कोई केस कोर्ट में बिल्कुल स्टार्ट से फाइल किया जाए, तो ऐसा कोई केस कोर्ट में सुन सके तो हम कह सकते हैं कि इट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अभी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये सिविल मैटर्स में और क्रिमिनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होती। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के में कोई मुकदमा फाइल नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि जुरिस्डिक्शन किस मामले में, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो किस मामले में होगी। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली डील्स द इंटर गवर्नमेंटल इश्यूज। अब जो सेक्शन 1 है आर्टिकल 184 का, वो कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल टू एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर गवर्नमेंट्स। मतलब हुकूमतों के दरमियान मामलात जो होंगे वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से डील किए जाते हैं। मतलब अब 2 विंस हैं, अब लाइक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, अगर इनके दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो ये डायरेक्ट जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा, ना कि ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर या पंजाब हाई कोर्ट में फाइल किया जाएगा। और अगर हमारा प्रोविंस सिंध है और वो एग्रीव्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो अगर किसी ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा करना है या किसी गवर्नमेंट ने, चाहे कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है आपस में या किसी फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ उसने वो मुकदमा करना चाहती है, तो अंडर आर्टिकल 184 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इंटर गवर्नमेंटल इश्यूज को सुन सके। उसके बाद हम अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो इन दिस क्लॉज गवर्नमेंट मीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इसमें ये जो गवर्नमेंट मैंने लिखा है इस क्लॉज में, गवर्नमेंट का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये दोनों गवर्नमेंट का अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ जो है वो डील किया जाएगा। अब हम इसमें आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के सेक्शन 2 को देखते हैं, जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का है।
In the exercise of jurisdiction conferred on it, clause 1 of Supreme Court shall pronounce the declaratory judgment. अब इस सेक्शन के अंदर वो जो है वो ये बता रहा है कि जो ये डिस्प्यूट आएंगे बिफोर सुप्रीम कोर्ट, जो कि गवर्नमेंट के दरमियान होंगे, मतलब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान, तो इसमें जो जजमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट जो पास करेगी जजमेंट, वो डेक्लरेटरी जजमेंट होगी। अब जो डेक्लरेटरी जजमेंट क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। डेक्लरेटरी जजमेंट से मुराद सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट अपनी देगी उसमें सिर्फ पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन को डिटरमिन कर देगी, मतलब डिक्लेयर कर देगी कि इस पार्टी का ये राइट है और ये ऑब्लिगेशन है, और इस पार्टी का ये राइट है और ये ऑब्लिगेशन है। उसके बाद हम आर्टिकल 184 सेक्शन 3 को देखते हैं कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199 the Supreme Court shall, if it consider that question of a public importance with reference to enforcement of any fundamental right confirmed by Chapter 1 of Part 2 is involved, have power to make an order of nature mentioned in said article। अभी जो आर्टिकल 184 सेक्शन 3 है ये रिट जुरिस्डिक्शन के साथ डील करता है। अब इसमें आर्टिकल 199 का बताया गया हुआ है। जिस तरह हम हाई कोर्ट में जाते हैं अंडर आर्टिकल 199, मतलब कि अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये किसकी पावर है? ये हाई कोर्ट की पावर है। अगर किसी भी किस्म का कोई फंडामेंटल राइट आपका इन्फ्रिंज होता है तो हाई कोर्ट इस हवाले से कोई भी रिट जारी कर सकती है अंडर आर्टिकल 199। In the same way as the High Court has the power of Article 199, in the same way Supreme Court has the power under Article 184 Section 3, रिट हमेशा जो है वो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स पे लगती है। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो उस फंडामेंटल राइट के हवाले से आपकी रिट फाइल की जा सकती है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 184 Section 3। अब हाई कोर्ट कैन नॉट टेक द सो मोटो एक्शन, मतलब कि हाई कोर्ट के पास सो मोटो एक्शन लेने का इख्तियार नहीं है। अंडर आर्टिकल 199 इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक 2015 के अंदर एक कोई ओलंपिक एसोसिएशन था, उसका एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो जो हाई कोर्ट ने एडजुडिकेट किया था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हाई कोर्ट ऑल द एग्रीव्ड पर्सन के कहने पर एक रिट जारी कर सकती है, लेकिन सो मोटो एक्शन लेने का इख्तियार नहीं है। अब हम आर्टिकल 185 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो कि अपैलेट जुरिस्डिक्शन के साथ डील करता है। अपैलेट जुरिस्डिक्शन क्या है? इसमें यह है कि किन मामलात में जो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील सुनने का इख्तियार है। आर्टिकल 185 सब क्लॉजेज A, B, C डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स। अब जो इसकी क्लॉज 1 है, इफ हाई कोर्ट हैज अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल ऑफ एन accused person and sentence him to death or transportation for life or imprisonment for life on revision has enhanced a sentence to sentence as aforesaid। अब जो आर्टिकल 185 सेक्शन A है इसमें यह है कि अगर हाई कोर्ट आपके किसी भी क्रिमिनल केस इसमें कोई सजा जो है उसको चेंज करता है, यानी कि एक्विटल को कन्विक्शन में और कन्विक्शन को एक्विटल में बदल देता है, मतलब एक्विटल कहते हैं बरी करना, बरी कर देता है, मतलब उसको सजा मिलनी है लेकिन उसको वो बरी कर देता है, या जो सा है कन्विक्शन में बदल देता है। ठीक है, अब इसमें यह कि कन्विक्शन को एक्विटल में बदल देता है और या सजा को काम या ज़्यादा कर देता है। कन्विक्शन मीन होता है कि व्हेन अ क्रिमिनल केसेस स्टार्टेड अगेंस्ट अ पर्सन देयर वुड बी गिव टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट केसेस, या तो वो अक्यूज जिसके अगेंस्ट ये केस शुरू हुआ है अगर वो गिल्टी हुआ इस केस में तो वो जो है वो कन्विक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सा है आर्टिकल 185 जो है वो इन्वोक इन दैट टाइम व्हेन द ऑर्डर डिक्री एंड जजमेंट वाज वेरीड बाय हाई कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट का फैसला आया और हाई कोर्ट ने इस फैसले में अमेंडमेंट कर दी, एक्विटल को कन्विक्शन में बदल दिया, और या फिर कोई ऐसा चेंज कर दिया हाई कोर्ट उसके अंदर लेके आया क्रिमिनल मैटर में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन है कि वो अपील सुनेगा। फिर आर्टिकल 185 अपील लेकर जाएंगे कि ये मेरा हक है क्योंकि मेरे फैसले को हाई कोर्ट ने बदला है, लिहाजा आप अपील सुने मेरे हक के तौर पे। अब जो सेक्शन 2 है आर्टिकल 185 का सेक्शन 2 क्लॉज B, वो ये कहती है कि इफ हाई कोर्ट हैज विथड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड हैज इन सच ट्रायल convicted the accused person and sentenced him as the aforesaid। अब क्लॉज B जौन से वो ये कहती है कि अगर किसी हाई कोर्ट ने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट उससे किसी केस के ट्रायल को मतलब पूरा होने के बाद विड्रॉ करके अपने पास ले लिया हो और उस पर्सन को कन्विक्ट कर दिया हो
जो सेक्शन ए क्लॉज में पनिशमेंट बताई गई है इनमें से किसी कोई सजा दे दी हो तो इस सिचुएशन में हम डायरेक्ट जो सा है वो सुप्रीम कोर्ट में जो सा है वो अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो आर्टिकल 185 की जो क्लॉज सी है वो ये कहती है इफ हाई कोर्ट हैज इम्पोज्ड एनी पनिशमेंट ऑन एनी पर्सन फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट, तो देन आपने क्या करना है कि अगर हाई कोर्ट किसी पर्सन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग चलाकर उसको कॉन्फ्लिक्ट कर दिया हो, उसको सजा दे दी हो, उस सिचुएशन में हम इस हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 185 क्लॉज डी जो सी है वो ये कहती है कि इफ द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर if the amount or value of subject matter of dispute in court of first instance was and also in dispute in appeal is not less than 50,000 or such other than sum as may be specified in that behalf by act of Majlis Shura or final order of court immediately below are। अब क्लॉज डी ये कहती है कि एज अ मैटर ऑफ राइट यानी कि सिविल, ये अब जो क्लॉज डी है ये सिविल केस से रिलेट करती है, मतलब कि अब कोर्ट ऑफ यहाँ से फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कोर्ट से मुराद जहाँ पर ट्रायल होगा सिविल केस का, और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है या तो 50,000 हो या और कोई हो सकती है जो मजलिस शुरा डिटरमिन कर सकती है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने अगर सबऑर्डिनेट की जजमेंट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को या तो सेटिस्फाइड कर दिया हो या चेंज कर दिया हो या वेरिड कर दिया हो, उसको तब्दील कर दिया हो, तो इन दोनों सिचुएशन में हम डायरेक्ट कौन सा है वो अपील कौन सी है वो फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 185 जो क्लॉज ई है अगर हम वो देखें तो वो कहती है कि इफ द जजमेंट decree or final order involves directly or directly some claim or question respecting property of like amount or value and judgment decree or final order appealed from has varied decree or final order of court immediately below। अब क्लॉज ये कहती है जो जजमेंट डिक्री या फाइनल ऑर्डर है इसमें कोई क्लेम हो या कोई क्वेश्चन हो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी हाई कोर्ट ने उस सबऑर्डिनेट कोर्ट की जजमेंट को या फाइनल ऑर्डर को या तो सेटिस्फाइड कर दिया हो या वेरिड कर दिया हो, ये मतलब जो है वो क्लॉज ई कहती है। अगर इसके बाद क्लॉज एफ देखें तो वो ये कहती है आर्टिकल 185 की क्लॉज एफ कि इफ हाई कोर्ट सेटिस्फाइज दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्लॉज एफ में ये है या तो हाई कोर्ट जो सर्टिफाई कर दिया है उसने ये जो मैटर इन्वॉल्व है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, इस वजह से हम जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, या बट इन मैनी केसेस आर्टिकल 185 का जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम अ जजमेंट डिक्री ऑर्डर और सेंटेंस ऑफ अ हाई कोर्ट इन केस टू विच क्लॉज 2 does not apply shall lie only if Supreme Court grants leave to appeal, but in many cases जो है वो ये फाइल नहीं करता हमारा, तो हम क्या करेंगे, मतलब हमें सुप्रीम कोर्ट में अकॉर्डिंग टू सब आर्टिकल 3 जो सा है हम लीव टू अपील फाइल करना पड़ेगी। अगर वो ग्रांट होगी वो लॉ होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो सा है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीव टू अपील सुनेगी। अगर हाई कोर्ट ने सब ऑर्डिनेट किया, डिसीजन तब्दील नहीं किया या फिर हमारे राइट्स जो है मैटर ऑफ राइट्स नहीं होगा, हमें जो है वो लीव टू अपील फाइल करना पड़ेगी। अगर वो लॉ होगी तो सुप्रीम कोर्ट हमारे अपील को सुनकर डिसीजन दे देगी। ठीक है, ये था हमारे पास आर्टिकल 185 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो कि अपैलेट जुरिसडिक्शन के साथ डील करता है। देन हम एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की बात कर लेते हैं कि एडवाइजरी जो जुरिसडिक्शन है वो क्या कहती है। तो जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है उसका जो आर्टिकल 1 है, अब आर्टिकल 186 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के साथ डील करता है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 186 उसका जो सेक्शन 1 है वो कहता है इफ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट कंसीडर दैट इट इज डिजायरेबल टू ऑब्टेन opinion of Supreme Court on any question of law which he consider of public importance, he may refer the question to Supreme Court for the consideration। मतलब कि जब भी आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी ऐसा मैटर है जिस पे लॉ पास करना चाह रहा है या कोई ऑर्डर पास करने जा रहा है, वो इस लॉ और ऑर्डर को पास करने के लिए ज़रूरी समझता है कि बाद में इसमें इशू आ सकता है,
तो आया कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इन तमाम क्वेश्चंस को रिकवर करने के लिए आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो अंडर आर्टिकल 186 सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है। एडवाइस लेने का बेसिक फ़ायदा ये होता है कि बाद में इशू क्रिएट नहीं होते। तो जो आर्टिकल 186 जो सा है वो उसकी क्लॉज जो ए है, सब क्लॉज जो ए है वो ये है कि पावर ऑफ केसेस टू ट्रांसफर द केसेस, मतलब कि इसमें ये है कि the Supreme Court may, if it consider it expedient to do so in interest of the just state transfer any case, appeal or the other proceeding। अब इसमें आर्टिकल 186 ए में यही कहता है कि the Supreme Court shall has the to transfer the cases power from one province to the and other province। इसके बाद लास्ट में हमारा जो है वो आर्टिकल 188 जो है वो डील करता है रिव्यू जुरिस्डिक्शन के साथ। तो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है कि दोबारा नजरसानी करना। अंडर आर्टिकल 188 सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन टू सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला जैसे वो मैंने आपको आर्टिकल 184 के अंदर बताया इंटर गवर्नमेंटल इशू है, ये डायरेक्ट फाइल कहाँ हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर तो कोई अथॉरिटी नहीं ना है, तो यानी कि जो वेयर टू फाइल द अपील, जहाँ पे हम जो अपील है वो फाइल कर सकते हैं। तो इस सूरत में जो है अंडर आर्टिकल 188 सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू द जुरिस्डिक्शन। एक बात याद रखें, जो रिव्यू है वो सेम बेंच नहीं होगा उसमें, मतलब उसमें नंबर ऑफ सेम जजेस नहीं सुनेंगे। एक फैसला 2 जजेस ने दिया है तो रिव्यू लार्जर बेंच सुनेगा, ताकि इस पे जो है वो बेहतर जो कंसिडरेशन की जा सके। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, होप सो आपको अच्छा लगे। और जो हमारी 4 जो काइंड्स रह गई हैं उसको हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।